खबर छतरपुर से है, जहां पर फरसा बाबा की हत्या के मामले में लगातार गौ सेवक जो है वो आक्रामक है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि फरसा बाबा जैसे समर्पित गौरक्षक विरले ही होते हैं। जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। महाराज ने कहा कि हिंदू और सनातन धर्म के लिए आवाज उठाने वालों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। फरसा बाबा की मृत्यु दर्दनाक और जघन्य अपराध है। महाराज ने सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बालाजी से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगा दे। भावुक होकर कहा कि हमें ऐसे सनातन योद्धाओं के संघर्ष में उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस का अपना पक्ष है। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या नहीं हुई है, बल्कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। एक ट्रक ने उनको ठोकर मारी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी और ट्रक चालक फरार हो गया। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन जितने भी गौ सेवक है इस मामले के उजागर होने के बाद, सामने आने के बाद आहत है, दुखी है, क्योंकि फरसा बाबा के लिए कहा जाता है कि वो गौ सेवा के लिए पूरी तरीके से समर्पित संत थे और लगातार वो गौ सेवा के लिए काम कर रहे थे। इतने बड़े गोभक्त हैं थे वो, पूछो मत। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, न दिन देखते थे न रात देखते थे। जो गौ तस्करी करते थे उनसे सामने सामने लड़ते थे और कल रात को उनकी हत्या हो गई। फरसा वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में बड़ी क्रांति थी, बड़ा ओज था। हमारा मन बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि एक ऐसा गो रक्षक वीर सपूत चला गया, ऐसे सनातन योद्धा चले गए जिनकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। हम सरकार से और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर। तो अब इस मामले को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है बागेश्वर धाम महाराज ने, उसके बाद अब सियासी गलियारों से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और सीधे सीधे इसको अब धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है और अन्य बातों से जोड़कर देखा जा रहा है। हत्या इसे बताया जा रहा है, जबकि पुलिस का ये कहना, एक तर्क है कि ये दरअसल हादसा है, हत्या नहीं है। तो अब सच कौन बोल रहा है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद से लगातार इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। तो आगे पुलिस की तरफ से क्या एक्शन होता है, क्या जांच की जाती है, देखना होगा। किस तरह से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन गौरक्षक इसको लेकर दुखी जरूर है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं तीसरी खबर का। मध्य प्रदेश के गुना के रुठियाई थाने में 1 करोड़ रुपए के हवाला का मामला सामने आया है, जिसके उजागर होने के बाद एक्शन लिया गया है और डीआईजी अमित सांघी ने चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया है। मामला तब उजागर हुआ जब गुजरात के कारोबारी की स्कॉर्पियो से लगभग 1 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे, लेकिन कथित तौर पर पुलिस ने 20 लाख रुपए में आपस में सौदा कर लिया। देखिए, ये इस तरह की खबर आपको याद होगा कुछ महीने पहले और आई थी और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सामने आया था, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी को लेकर केस भी चला। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कथित रूप से 20 लाख रुपए में सौदा कर लिया गया, बाकी की जो रकम थी उसको छोड़ दिया गया। डीआईजी ने देर रात तक पूछताछ की, कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुई। अब व्यापारी और वाहन में सवार लोगों से भी गहन पूछताछ की जाएगी। एसपी अंकित सोनी ने भी इस पूरे मामले का निरीक्षण किया है। डीआईजी ने साफ कहा है कि विस्तृत जांच के दौरान अगर अन्य पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जानकारी इस मामले में सामने आ रही है, किस तरह के बयान दर्ज हुए हैं, व्यापारी का क्या कहना है और शिकायत व्यापारी ने क्यों की जब 20 लाख में सौदा हो गया था? जी, ये पूरा मामला धनावदा थाना क्षेत्र का, जहां पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। तो जो रुटियाई चौकी के पास ही टोल नाका, वहां पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। तो एक गुजरात की गाड़ी थी
वो आ रही थी, तो चेकिंग के दौरान उस बैग में करीबन 1 करोड़ रुपए की राशि मिली। तो जो धनौदा पुलिस थी वो वापस उनको चौकी पर लाती उस व्यापारी को, जो कि गुजरात का व्यापारी था, जीरा व्यापारी। वहां पर जब पैसों की जो होती तो 1 करोड़ करीबन निकलते हैं, तो उसमें उससे 20 लाख रुपए लेकर छोड़ने की उनकी डील होती है। लेकिन वो व्यापारी वहीं से किसी को फोन लगाता और उनके पास सूत्रों के हिसाब से जानकारी लगी कि कोई आईपीएस का कॉल गुना पुलिस अधीक्षक के पास आया था, तो पैसे रिटर्न कर दिए। जब व्यापारी वहां पहुंचा तो उसने शिकायत करी, तभी इस मामले का खुलासा हुआ। और फिर इस मामले की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो देर रात डीआईजी अमित सांघी रोटियाई चौकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जांच की प्रारंभिक जांच में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और जो पुलिसकर्मी थे उनसे बारी बारी से अलग से बयान लिए। उसके बाद जिस नाके पर वाहन चेकिंग चल रही थी उस वहां पर भी पहुंचे, वहां के फुटेज देखे। उसके बाद जब प्रारंभिक जांच में उनको बोला कि उन्होंने जो वाहन चेकिंग चल रही थी उनका जो आचरण था वो गलत था, इसी को लेकर उन्होंने जो अमित सांघी है उन्होंने थाना प्रभारी और एक चौकी प्रभारी और 2 अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जी चलिए विनोद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे इस मामले में लेते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो भी सुनवा देते दर्शकों को। जो रात में मैंने पाया कि 19 तारीख की रात को एक वाहन चेकिंग जो रूटियाई में चौकी प्रभारी हैं उनके साथ 2 अन्य स्टाफ है और धनौदा थाना प्रभारी हैं, इसमें जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं की गई और जो इनका पूरा क्रियाकलाप था वो काफ़ी संदिग्ध पाया गया। तो अभी प्रथम दृष्टया इन चारों को तत्काल प्रभाव से कल रात को निलंबित कर दिया गया है और इसकी एक डिटेल इंक्वायरी हम ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें कि सारे पहलुओं की बहुत ही सूक्ष्मता और बारीकी से जांच की जाएगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से है, जहां पर प्रसिद्ध खल्लारी माता के मंदिर में सुबह 10:30 बजे रोपवे का केबल टूट गया और एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कि ट्रॉली में सवार 5 श्रद्धालु 20 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरे। हादसे में एक युवती की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में बच्चे बुजुर्ग शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। 5 लोग जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन करके लौटते वक्त ये हादसे का शिकार हो गए। देखिए, खल्लारी माता का मंदिर प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। सुबह 10:30 बजे रोपवे का केबल अचानक से टूट जाता है, जिसकी वजह से 5 श्रद्धालु जो इसमें सवार थे वो 20 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरते हैं और एक युवती की इस दौरान मौत की खबर भी आती है। तो बेहद दुखद ये खबर। इस तरह से डोंगरगढ़ में भी रोपवे का इस्तेमाल होता है, इसके पहले भी हादसों की खबरें आती रही है। लेकिन क्या इस हादसे को लेकर ये भी सवाल है कि जब ये रोपवे शुरू किया गया तो इसका मेंटेनेंस क्या नहीं किया गया था या केबल नहीं जांचे गए थे? क्योंकि जिस तरह से नवरात्रि का वक्त होता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो क्या कोई लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है? ये जांच का विषय है। घटना तो दुखद है, लेकिन उसकी जांच होगी और कोई दोषीदार पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। घटना तो दुखद है, लेकिन उसकी जांच होगी और कोई दोषीदार पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। घटना तो दुखद है, लेकिन उसकी जांच होगी और कोई दोषीदार पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। राहुल भोई हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल, बेहद दुखद ये खबर है, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे की? क्या मेंटेनेंस नहीं हुआ था, कोई लापरवाही हो गई थी, कोई चूक हो गई थी? क्या जानकारी, और जो घायल है उनकी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह जो दुखद घटना हुई है, यह दुखद घटना हुई है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। खाना पूर्ति इस तरह की सिर्फ धूल साफ कर देना, ऑयल चेंज कर देना, इस तरीके की जो मेंटेनेंस का काम है वह काफी समय से नहीं हो रहा था, जिसके चलते है जो यह घटना सामने आई है।
घायलों की बात करूं तो अभी घायल जो है 4 घायल है, उनको महासमुंद निवासी बताया जा रहा है, उनको रायपुर रेफर किया गया है। 12 जो है निवासी हैं वो रायपुर के हैं, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है। 3 वर्ष का एक बच्चा है, वो भी शामिल है इसमें। प्रत्यक्षदर्शी से जब हमने इस घटना की बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घटना हुई है, पहले केबल टूटा, उसके बाद से जो बीच में 2 रोपे थे, रोपे से एक साइड खसक करके जो है नीचे की ओर है, जहां पहले से लाइन लगाए हुए लोग थे उनको भी बचने का मौका नहीं मिला, वो भी इस घटना में घायल हुए हैं। और जो बीच से तकरीबन 200 फीट ऊपर से की जो दूरी बताई गई है, 200 फीट ऊपर से यह रोपे गिरा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। वहीं हमने इस मामले पर जिला प्रशासन से जब बात की तो जिला प्रशासन के जो सीईओ है हेमंत नंदरवाल, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल राहुल, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर संजय पार्क में कल रात 15 हिरणों को कुत्तों ने नोच खाया है और जहां पर एक जगह से जो बाड़ा था वहां से तार टूटी हुई थी और यहीं से ये कुत्ते इस बाड़े में प्रवेश कर गए, जिसकी वजह से जंगल से कुछ आवारा कुत्ते परिसर में घुसने के बाद उन्होंने हिरणों को नोचकर काट डाला है। कुत्तों ने सांभर उनकी कोठरियों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि एक जगह से बाड़े का तार चूंकि टूटा था, वहीं से कुत्ते अंदर आए थे। 14 हिरणों की मौत घटना के अगले दिन हो गई है, जबकि एक घायल हिरण रविवार को उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पार्क को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये परसों रात का घटना है, 3:30 बजे के आसपास का। यहाँ पे पार्क से लगे हुए जंगल क्षेत्र से कुछ आवारा कुत्ते आ गए थे और बाड़े में हिरण का जो बाड़ा था उसके अंदर घुस गए थे और हिरण के ऊपर अटैक कर दिए थे। उसी में चूंकि हिरण बहुत संवेदनशील जानवर होता है, तो उसी में जिसका डॉग बाइट हुआ था उसकी वजह से हिरण का डेथ हो गया था। उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखे थे और ऑब्जर्वेशन के दौरान ये आज इसका सुबह अभी 10:30 बजे इसका डेथ हो गया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संतोष कश्यप हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये जो लापरवाही है इसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी तय हो पाई है, कोई एक्शन हुआ है, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अंबिकापुर के संजय पार्क में 15 जो हिरण है, बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले से 15 हिरणों की मौत हो गई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है संदिग्ध लग रहा है जिस प्रकार से अधिकारियों के बयान आ रहे हैं। परसों रात की घटना है जब ये घटना घटी थी और आज इस पूरे मामले का उजागर हुआ जब मीडिया का हस्तक्षेप हुआ तब। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे जो मामला है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रहा है। लेकिन 15 हिरण के मौत के बाद जिस प्रकार से जो फॉरेस्ट विभाग के उच्च अधिकारी है, डीएफओ है, उनका जिस प्रकार से बयान आया है कि कुत्तों 405 कुत्ते थे वो पार्क में घुस गए थे और जहां हिरण रखे थे जो उनका बाड़ा था वहां पर जाके कुत्तों ने हमला कर दिया हिरण के ऊपर, उसके बाद मौत हुई। हालांकि ये पूरा भी मामला संदिग्ध है, मामला जांच का विषय है और यही कारण है कि डीएफओ ने डीओपी सहित जो है एक जांच टीम गठित की है और ये जो जांच टीम है ये 3 दिन के अंदर में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन इस पूरे मामले का जो मामला है, पूरे मामला जो वन मंत्री है उनके संज्ञान तक पहुंच गया है और यही कारण है कि जो 4 कर्मचारी जो ड्यूटी पर उस वक्त तैनात थे उन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया है और मामले की जांच विवेचना भी जारी है। बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया, जो कि 1,72,000 करोड़ रुपए का था और इस बार इसकी थीम थी संकल्प। और इस बजट में विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या सुदूर आदिवासी अंचल हो,
वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करते हुए ये बजट पेश किया गया। कहा गया कि मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे और साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी रायपुर में एक होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की भी बात कही गई है। क्या कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस बजट में खास रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। बजट का विजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा विजन पेश किया है। लक्ष्य साफ है, सस्ती, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। कैशलेस सुविधा। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल ना हो। शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेडिकल एजुकेशन और नए कॉलेज। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जशपुर और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज। राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप। मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जशपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। अस्पतालों का विस्तार। अंबिकापुर और धमतरी में नए जिला अस्पताल भवन, रायपुर चिरमिरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, साथ ही बिलासपुर का कैंसर संस्थान और रायपुर का कार्डियक संस्थान अपग्रेड किया जाएगा। एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ एआई के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य पर फोकस। सरकार का फोकस ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों पर भी है। 25 से ज्यादा PHC, CHC और SHC भवनों का निर्माण और अपग्रेडेशन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक SHC, PHC तथा CHC के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, GNM प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप। हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। विशेष सुविधाएं। 25 विकास खंडों में डायलिसिस सेंटर, 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मितानिन कल्याण पोस्ट के लिए 350 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। बड़ी योजनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ और आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।